हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आप देख रहे हैं डीवी कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बिजनेस स्टडी के बारे में, जो कि क्लास 12 के लिए है और पहला लेसन है जिसका नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे थे? पिछले वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस देखे थे और मैनेजमेंट का हम लोग नेचर देखे थे, जिसमें मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेसर, ये तीनों के बारे में चर्चा किए थे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का लेवल के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैनेजमेंट 3 लेवल के होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं या तो फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आते हैं, जैसे कि चेयरमैन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीओडी भी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको शॉर्टकट में एमडी भी कहते हैं, जनरल मैनेजर जिसको शॉर्टकट में जीएम भी कहते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम लोग सीईओ भी कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको हम लोग सीएफओ कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको हम लोग सीओओ भी कहते हैं। ये सब जो हैं, ये सभी जो इतने भी अभी हमने नाम लिया वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इट मीन्स कोई भी कंपनी या संगठन जिसका टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट आते हैं। इन लोगों का मुख्य काम सिर्फ प्लानिंग करना और डिसीजन मेकिंग होता है। ये लोग सिर्फ प्लान करते हैं और डिसीजन बनाते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन नंबर 1, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी होते हैं वो एक मिशन बनाते हैं। ठीक है, मिशन बनाना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, यह ध्यान में रहना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिशन बनाते हैं। इट मीन्स कोई भी चीज़ को प्लान करते हैं, ये काम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, डिसीजन लेते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये लोग प्लान एंड पॉलिसी भी बनाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान और पॉलिसी बनाते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या किए थे? मिशन बनाए थे। मिशन बनाने के बाद ये लोग उसके लिए, उसको काम करने के लिए प्लान बनाते हैं और कुछ पॉलिसी भी बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 कहता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। जो ये लोग प्लान बनाए थे, सेकेंड पॉइंट में जो भी हमने पढ़ा, ये लोग प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं। तो इसमें जो होता है, ये जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाए थे उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का 3 फंक्शंस हमने देखा। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव जिसमें मिशन बनाते हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी जिसमें ये लोग मिशन के ऊपर प्लान बनाते हैं और पॉलिसी बनाते हैं, और पॉइंट नंबर 3 यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, वो प्लान के ऊपर काम करना इन लोगों का काम होता है। इसीलिए ये भी सब इनका फंक्शंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करने से ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, परचेस डिपार्टमेंटल आते हैं, सेल्स डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, फाइनेंस मैनेजर आते हैं, प्लान सुपरिटेंडेंट आते हैं। ये लोग जो हैं क्या करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी निर्देश देते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए ये लोग का उपयोग किया जाता है। हम लोग साधारण सी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। इट मीन्स लिंक का मतलब क्या होता है? दोनों को, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन या डिसीजन लेते हैं उसको जो है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस के बारे में देखते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन नंबर 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी बनाए थे उस पॉलिसी के ऊपर काम करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है।
ये इट मीन्स फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शंस क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन लिए थे, जो भी बनाए थे, डिसीजन लिए थे, प्लान किए थे, उसके ऊपर काम करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शंस होता है। फंक्शन नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी, यानी कि जो भी एक्टिविटी इन लोगों को करना है उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहने का मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों में सभी को लोगों को डिवाइड करना भी पड़ता है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक काम होता है। तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टू कम्युनिकेट द मेन प्लान ऑफ टॉप लेवल मैनेजर टू लोअर लेवल मैनेजर। कहने का मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान किए थे उस प्लानिंग को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। पॉइंट नंबर 3, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया था, प्लान क्रिएट किया गया था, वो सभी प्लान को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंडिंग आउट रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़, यानी कि जितने भी लोग होंगे, ज़रूरत एम्प्लॉय होंगे, उनको खोजना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान किया था, प्लान करने के बाद उस पर पॉलिसी बनाया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया। फिर अब उस काम को करने के लिए एम्प्लॉयज़ का होना ज़रूरी है, तो यानी हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉय खोजता है, रिक्रूट करता है। अगला पॉइंट है टू मोटिवेट द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ये पॉइंट कहता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप अपना बेस्ट दीजिए। इसके लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है। कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें प्रश्न करें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी मैनेजर भी कहते हैं या तो फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें हर एक सुपरवाइजर आता है, सुपरिटेंडेंट आता है, फॉरमैन आते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव आते हैं। कोई दिक्कत है? असल का जो काम होता है, जो रियलिटी में जो काम होता है, वे ये लोग ही करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में असली काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन दिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग तक पहुंचाया और लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाया, और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर काम करता है। यानी कि ये जो है डायरेक्ट खुद नहीं काम करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट खुद नहीं करता है, ये सुपरवाइज करता है, काम को करने के लिए सुपरवाइज करता है। ठीक है, इसलिए ये अपने अंदर वर्कर को रखता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है अपने वर्कर्स से काम करवाता है। अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट उस ठेकेदार के जैसा होता है जो ठेका लेता है और अपने लोगों से काम करवाता है। बोलिए, कोई दिक्कत? अब हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वह रिप्रेजेंट द कंप्लेंट टू मिडिल लेवल। कहता है कि अगर कोई समस्या होता है तो उस समस्या या कंप्लेन होता है, किसी कोई कंपनी कर्मचारी जो है काम नहीं कर रहा है, तो उसका कंप्लेन जो है वह मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट वही कंप्लेंट को फिर फॉरवर्ड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लुक फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर। यह जो है मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय यानी अपने वर्कर का सेफ्टी पर भी ध्यान देता है। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने वर्कर का सेफ्टी पर भी ध्यान देता है। सेफ्टी पर ध्यान देना भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का एक काम होता है। चलिए, अब हम लोग मैनेजमेंट का फंक्शंस के बारे में चलते हैं। मैनेजमेंट का मुख्यतः 5 फंक्शंस होते हैं, मेन 5 फंक्शन होते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये ध्यान में रखें कि यह हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से ही होना चाहिए, एक सीरीज में होना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग और अंत में
कंट्रोलिंग। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका POSDC है। POSDC यानी कि P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्लानिंग से एक लेसन है, ऑर्गेनाइजिंग से एक लेसन है, स्टाफिंग से एक लेसन है, डायरेक्टिंग से एक लेसन है और कंट्रोलिंग से भी एक लेसन है, और ये पांचों लेसन हम लोगों को आगे पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है, प्लान सब कोई जानते ही होंगे, हर एक संगठन जो है, हर एक फर्म जो है कुछ न कुछ प्लान करता है। ठीक है, मैनेजमेंट का पहला काम होता है कोई भी काम को करने से पहले प्लान करना, और उस प्लान के आधार पर अपने आप को, अपने संगठन को सुचारू रूप से चलने के लिए अमल करवाना, यानी कि उस प्लान के आधार पर काम करवाना ही मैनेजमेंट का पहला काम होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अगर होता है तो कमेंट बॉक्स किसके लिए है? आप लोग के लिए ही तो है। या फिर लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जा कर के हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आप लोगों का जवाब जरूर देंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। जब भी कोई प्लान बनता है तो उसको एक्सिक्यूट करना जरूरी होता है, यानी कि उस काम को करने के लिए हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं। उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। सपोज डैट हमारा एक कंपनी है जो पेपर बनाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेपर बनाने के बारे में जिसकी पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे, कैसे कैसे बनता है, प्लान करेंगे उसके बारे में। उसके बाद फिर हम एम्प्लॉइज़ को रखना है, हमें एम्प्लॉइज़ को रखना है, जिसके लिए हम छोटे छोटे समूह बनाएंगे। ये एम्प्लॉय जो है, कुछ एम्प्लॉय ये काम करेंगे, कुछ एम्प्लॉय ये काम करेंगे, कुछ एम्प्लॉय वो काम करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान एक बार में सारा काम नहीं कर सकता है, इसीलिए सभी इंसान को, सभी एम्प्लॉयज़ को हमें काम डिवाइड करना पड़ेगा। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का काम। कोई दिक्कत? मैनेजमेंट जो होता है वह ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में काम को बांट देता है। ठीक है, हम लोग पॉइंट नंबर 3 यानी कि स्टाफिंग के बारे में चलेंगे। जब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तब उस काम को करने के लिए सही व्यक्ति का होना भी जरूरी होता है, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है कोई काम को सही ढंग से करने के लिए राइट पर्सन टू डू राइट वर्क इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, यानी कि सही व्यक्ति को सही काम को करने के लिए नियुक्त करना, चुनना नियुक्तिकरण कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टिंग की तरफ। डायरेक्टिंग कहने का मतलब कि अगर कोई काम हो रहा है, स्टाफिंग जो स्टाफ कर रहा है उसको हम लोगों को डायरेक्ट करना भी जरूरी होता है, मोटिवेट करना, प्रेरित करना, एक लीडर की तरह। डायरेक्टिंग में एक लीडर की तरह लोगों को गाइड करना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर को गाइड भी करता है ताकि आप सही ढंग से काम करिए। और अंत में पॉइंट नंबर 5 कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 5 कंट्रोलिंग होता है, जो कि सारे कामों को कंट्रोल करने का काम करता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स पे कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट का 5वां हिस्सा कंट्रोलिंग जो होता है ऑल एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये क्या होता है? क्या कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के जरूरी होता है? क्या कोऑर्डिनेशन जो है प्रबंध का सार है? इज कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय होता क्या है। देखिए, कोई भी काम को बांधने का काम करता है। देखिए, कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। कोई दिक्कत? यह वैसा धागा है जो संगठन के कार्य में
कंटिन्यूटी बनाने में, यानी कि लगातार संगठन का काम होते रहे उसको करने के लिए मदद करता है। लगातार एक संगठन में काम, लगातार कहने का मतलब क्रय खरीदना, उसका परचेस करना, प्रोडक्शन करना, सेल्स करना, या तो फिर फाइनेंस का हिसाब किताब करना, ये ऑर्गेनाइजेशंस में सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी पर कंट्रोल करना, ये सभी पर निरीक्षण करना मैनेजमेंट में समन्वय कहलाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन का प्रकृति कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप इफोर्ट। क्या? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप इफोर्ट। इसमें क्या होता है भाई, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as well it was designed or planned scheduled by top level management। ठीक है, अगर इसी को अगर हिंदी में बात किया जाए तो समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। कहने का मतलब समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं या एक दूसरे से भिन्न हैं, उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में एकता लाता है। यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो। कहने का मतलब कि यह जो होता है कोऑर्डिनेशन जो होता है एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, समूह में काम करता है। यह देखता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान किया था, सोचा था, डिसीजन लिया था, ऐसे इस टाइम ये काम होना चाहिए, वो टाइम वो काम होना चाहिए, क्या उस काम को सही समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह जो है कोऑर्डिनेशन का विशेषता होता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये क्या कहता है? द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ ए कॉमन पर्पस। इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल एक्शंस इज एम्ड टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चलते हैं कि मसौरी कैंडल जो था वो प्रोडक्शन एट मसौरी कैंडल द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट प्रोडक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। कहने का मतलब अगर हिंदी में इसी को चला जाए तो समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। इट मीन्स समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए कार्यवाही में एकता लाना होता है। यह विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जा रही हो। मसौरी कैंडल के उत्पादन एवं विक्रय विभागों को अपने कार्यों में समन्वय करना होता है जिससे कि बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जा सके। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि ये जो होता है कोऑर्डिनेशन जो होता है ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप को क्या करता है, छोटे छोटे सब जो ग्रुप होते हैं सभी का इंटेंसिव अलग होता है, सभी का उद्देश्य अलग होता है, तो सभी उद्देश्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह देखता है। मसौरी कैंडल्स के बारे में बात कर रहे थे कि मसौरी कैंडल्स में यह देखेगा कि क्या मसौरी में जो डिमांड हो रहा है क्या उस डिमांड के अनुसार, मार्केट में जो डिमांड हो रहा है कैंडल का, उस डिमांड के अनुसार उसका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, यह देखने का काम और कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, coordination is not a one-time function but a continuous process. It begin at planning stage and continue till controlling. ठीक है, देखते हैं हिंदी में। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, समन्वय कोई एक बार का कार्य नहीं होता है बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह नियोजन से आरंभ होता है और नियंत्रण तक चलता है। कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो होता है सबसे स्टार्टिंग पीरियड में स्टार्ट होता है, जैसे ही प्लानिंग होता है उसी टाइम से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जिस टाइम
प्लानिंग किया जाता है उसी टाइम से कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और जब तक कंट्रोलिंग नहीं होता है, लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचता है, तब तक कोऑर्डिनेशन भी नहीं खत्म होता है। यानी कि मैनेजमेंट में जब प्लानिंग होगा तब से लेकर के कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा, और जब तक प्लानिंग चलेगा, जब तक मैनेजमेंट चलेगा, तब तक कोऑर्डिनेशन भी चलेगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में बोला जाए तो समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। इसमें क्या होता है, विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है, इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। ठीक है, देखिए एक प्रबंध में क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन जो होता है वो भी सभी फील्ड में, सभी तीनों लेवल में उपयोग किया जाता है। एक जगह नहीं, इसका सभी जगह उपयोग होता है। कोऑर्डिनेशन जो है सभी लेवल में उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जो है सभी मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसमें क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। Top level management need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policy for the organizations are duly carried out. Similarly, middle level management coordinate with both the top level and first line managers. Lower level management coordinate the activities of its worker to ensure that work is proceed according to the plans. अगर इसी को हिंदी में बात चला जाए तो समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। उच्च स्तर के प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि संगठन की नीतियों के क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक उच्च स्तर के प्रबंधकों एवं प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों दोनों के साथ समन्वय करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजना के अनुसार किया जाए। प्रचालन स्तर के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों को समन्वय करते हैं। यानी कि कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन जो होता है हर एक मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक इसका उपयोग होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सोचते हैं कि क्या उनका प्लान जो है सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वह लोअर लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन करता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वह इंश्योर करता है क्या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लिया था वो सही समय पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में। एक कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कहता है पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ इन साइज। यानी कि as organization grow in size, the number of people employed by organizations also increase. At a time, it may become difficult to integrate their effort and activity. All individual differs in their habit of work, background, approach to situations and relationship with other. It becomes necessary to ensure that all individuals work toward the common goal of organization, but employee may have their own individual goal also. Therefore, for organizational efficiency, it is important to harmonize individual goal of organizations and through coordination. ठीक है, इसी को अगर हिंदी में बात किया जाए तो देखते हैं संगठन का आकार। कहता है बड़े संगठनों में लगे बड़ी संख्या में लोग समन्वय की समस्या को जटिल बना देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है तथा अपनी एक संगठन की आवश्यकताओं को महसूस करता है। प्रत्येक की अपनी कार्य करने की आदतें हैं, अपनी पृष्ठभूमि है, परिस्थितियां से निपटने का प्रस्ताव हैं, तरीके हैं तथा दूसरे से संबंध भी भिन्न होता है। वैसे एक अकेला व्यक्ति सदा बुद्धिमानी से कार्य नहीं कर सकता है। उसके व्यवहार को
न तो सदा ठीक से समझा जाता है और न ही पूरी तरह से उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसलिए संगठन की कार्य कुशलता के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति एक समूह के उद्देश्यों को समन्वय द्वारा एकीकृत किया जाए। कहने का मतलब कि देखिए क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल का आवश्यकता भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो होता है एक ढंग का नहीं सोच सकता है, हर एक व्यक्ति एक का बैकग्राउंड नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का पहुंच नहीं होता था। मान के चलिए कि आप लोग का पहुंच पीएम तक है, लेकिन मेरा पहुंच पीएम तक नहीं है। यानी कि हर एक व्यक्ति जो है, सब कोई एक अप्रोच नहीं रखता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की मदद से हर एक फर्म में मैनेजमेंट सही ढंग से होता है। यानी कि भले ही बैकग्राउंड आपका कैसा भी हो, भले ही आपका नेचर कैसा हो, लेकिन आप जब मैनेजमेंट में हैं तो आप एक ही साथ मिल करके हम एक कॉमन गोल को अचीव करने में आप मदद करिएगा। जो कि ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होता है उसको अचीव करने में आप मदद करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ इनसाइज का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है लोगों को एक ग्रुप में बांट करके कंपनी संगठन का ग्रोथ करने के लिए में मदद करता है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, कहता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर में बी सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑल दिस डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। ठीक है, देखिए कहता यह है कि हर एक फर्म में तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं और सभी का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि कहा जाए तो एक पेपर बनाने वाले डिपार्टमेंट में ही एक डिपार्टमेंट हुआ जो पेपर तो बाम्बू से बनता है, तो बाम्बू कलेक्ट करना होता है, उसको रॉ मटेरियल कलेक्ट करना होता है, उसके लिए भी उसके पास कुछ फाइनेंस होंगे, प्रोडक्शन करने का तरीका अपना होगा, है ना, उसका डिपार्टमेंट अलग होगा, काम करेगा अलग अलग। ठीक उसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट में पॉलिसी भी अलग हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी अलग हो सकते हैं, सभी का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, हर एक डिपार्टमेंट का पॉलिसी अलग हो सकता है। अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो पूरे ओवरऑल जो है सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, पॉलिसी भी एक होता है। एक छोटे डिपार्टमेंट में अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब भी चलेगा तो एक ही पॉलिसी होंगे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, स्पेशलाइजेशन यानी कि विशिष्टीकरण। देखते हैं, इसमें कहता है कि एक हमारा जो आजकल के समय में जो मैनेजमेंट हो रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए हैं। यानी कि इसमें एक स्पेशलाइजेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, एक एक्सपर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एक्सपर्ट का कोई काम अगर किया जाए तो वो बहुत ही महंगा होगा। ठीक है, इसलिए हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई दिक्कत है? इस तरह से हमारा पहला लेसन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। अगर ये पूरे टॉपिक से, पूरे लेसन से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट लेसन से अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो आप लोगों से, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमसे ज़रूर शेयर करें और हम ज़रूर आपका सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा।